अगर बीजेपी चुनाव जीतती है, वो जो एग्जिट पोल है जो बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं, अगर उसके अनुसार नतीजे आते हैं तो ये सबसे बड़ी बीजेपी की अब तक की जीत होगी। राज्यों में, जितने भी राज्यों में 2014 के बाद बीजेपी जीतती आई है, ये यहाँ तक कि यूपी के में जो 2017 का चुनाव उसने जीता था एक बहुत बड़े विशाल बहुमत के साथ, उससे भी बड़ी जीत ये बंगाल की होगी। बंगाल से जुड़े कुछ एग्जिट पोल्स में बीजेपी को मिली बढ़त के बारे में ये कहना है नदीम का, जो नवभारत टाइम्स के नेशनल पॉलिटिकल एडिटर हैं। नमस्कार, आज है शुक्रवार 30 अप्रैल और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटों में 3,86,000 से अधिक लोग हुए पॉजिटिव। लगभग 3,500 लोगों की मौत। 2,90,000 लोग रिकवर हुए। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 32 लाख के करीब पहुंची। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हल्के और बिना लक्षणों वाले कोरोना मरीजों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। ऐसे मरीजों के लिए भाप लेना जरूरी, रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने या लगवाने की जरूरत नहीं। डायबिटीज और दिल की बीमारी वाले पेशेंट को मेडिकल अफसर की पड़ताल के बाद दी जाएगी होम आइसोलेशन की इजाजत। मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मशीन खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए की मदद की। कहा, पात्र होने के बाद प्लाज्मा भी डोनेट करूंगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस और ब्रेट ली भी ऑक्सीजन इक्विपमेंट खरीदने के लिए दे चुके हैं डोनेशन। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दी अच्छी खबर। कहा, मौजूदा वित्त वर्ष में 11% रह सकती है देश की इकोनॉमिक ग्रोथ। कोविड की दूसरी लहर से आर्थिक सुधारों की रफ्तार प्रभावित होने का अंदेशा भी जताया। आईपीएल में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हराया। दिल्ली के पृथ्वी साव ने 18 गेंदों पर जड़ी इस सीजन की सबसे तेज हाफ सेंचुरी। वहीं विराट कोहली के बाद आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने शिखर धवन। अब खबरें काम की। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की सब्सिडियरी पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट का आईपीओ खुला। 3 मई तक किया जा सकता है निवेश। 10 मई को अलॉट किए जाएंगे शेयर बाजार में 17 मई को होगी लिस्टिंग। यूपी में बढ़ा वीकेंड लॉकडाउन का टाइम। अब शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह तक रहेगी पाबंदी। साथ ही कंटेनमेंट जोन में होगी लॉकडाउन जैसी सख्ती। अगले 14 दिनों तक नहीं खुलेंगे शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थल। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, क्या कह रहे हैं चुनावी राज्यों के एग्जिट पोल। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं नवभारत टाइम्स के नेशनल पॉलिटिकल एडिटर नदीम से। तमाम एग्जिट पोल्स में बंगाल छोड़ बाकी 4 जगहों के नतीजे अनुमान के मुताबिक ही दिखाई दे रहे हैं। बंगाल पर जरूर एग्जिट पोल्स बटे हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादातर में जहां टीएमसी को बहुमत मिलता दिख रहा है, तो वहीं बीजेपी कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही है। नदीम जी, एग्जिट पोल्स जो बता रहे हैं वही नतीजे होंगे बंगाल में, या कोई बड़ा उलटफेर संभव हो सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो उसकी क्या बड़ी वजह होगी और क्या संदेश देंगे वो? देखिए अक्षय जी, ज्यादातर जो एग्जिट पोल है वो ये बता रहे हैं कि टीएमसी आगे है और टीएमसी को बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ एग्जिट पोल जो है बीजेपी को बहुत जीत की ओर दिखा रहे हैं। अगर बीजेपी चुनाव जीतती है, वो जो एग्जिट पोल है जो बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं, अगर उसके अनुसार नतीजे आते हैं
तो ये सबसे बड़ी बीजेपी की अब तक की जीत होगी। राज्यों में, जितने भी राज्यों में 2014 के बाद बीजेपी जीतती आई है, ये यहाँ तक कि यूपी के में जो 2017 का चुनाव उसने जीता था एक बहुत बड़े विशाल बहुमत के साथ, उससे भी बड़ी जीत ये बंगाल की होगी। और बंगाल की जीत के जरिए वो सिर्फ ना अपनी ताकत, देश में बढ़ी हुई ताकत का मोहर लगवाएगी, बल्कि इस बात पर भी तस्दीक कराएगी जो कहा जा रहा है कि कोरोना की जो दूसरी लहर में बीजेपी का मैनेजमेंट फेल हो गया है, केंद्र से लेकर राज्यों तक के, उसको भी जनता की नकार देने की मोहर लग जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है, मतलब बीजेपी बंगाल को जीतती है, अगर बंगाल को वो नहीं भी जीत रही है और जिस तरह के एग्जिट पोल के नतीजे हैं जो ज्यादातर दिखा रहे हैं कि टीएमसी जीत रही है, अगर हम उसके अनुसार भी जाते हैं, उसके अनुसार भी देखते हैं, तो बीजेपी बंगाल में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर रही है और बंगाल की पूरी सियासत वहां से बदल रही है। एक तरह से लेफ्ट पार्टियों का जो दबदबा हुआ करता था, बंगाल जो लाल झंडे की शक्ल में जाना जाता था, वो अब खत्म हो रहा है। अब वहां की राजनीति टीएमसी वर्सेस बीजेपी हो जाएगी आने वाले वक्त में, या हो गई है जिसको हम कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी जीतती है तो वो सबसे बड़ी जीत होगी। अगर वो नहीं जीतती है, नजदीकी मुकाबले में टीएमसी से कहीं पीछे रह जाती है, तो भी बीजेपी ने दबदबा गाड़ दिया है और बंगाल की पूरी सियासत जो है वो बदल गई है। लाल किला, लाल झंडे के रूप में जो बंगाल को जाना जाता रहा है, अब वो नहीं जाना जाएगा। जी, बंगाल का इस बार का चुनाव अगर हम देखें तो एकदम अलग था, क्योंकि बीजेपी यहाँ पहली बार सीधे मुकाबले में प्रमुख रूप से थी। अगर आप कह रहे हैं कि वो जीत जाती है तो ये बड़ी जीत होगी, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि उस जीत की वजह क्या होगी। और दूसरी बात, अगर वो हारती है तो इतनी ताकत झोंकने के बावजूद अगर पार्टी हार जाती है तो उसकी क्या वजह होगी और क्या उसका असर मोदी की छवि पर पड़ेगा? देखिए, हमने पिछले 5 सालों के दरमियान अगर पिछले विधानसभा के चुनाव से लेकर शुरुआत करें और 2019 के लोकसभा के चुनाव तक हम जाएं, तो हम देख पाते हैं कि बंगाल के अंदर जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति की जो राजनीतिक लड़ाई है, वो बिल्कुल टीएमसी और बीजेपी के बीच ही हो गई थी। तो कोई और उसमें पार्टी रही नहीं गई थी। लेफ्ट पार्टी, कांग्रेस की कहीं पर मुकाबले में नहीं थी। पूरी की पूरी लड़ाई जो है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच में हो रही थी। बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा मौका है माना जा रहा है। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए, किसी नतीजे पर नहीं हमको पहुंचना चाहिए, तो इसलिए बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका माना जा रहा है कि वो बंगाल को अगर जीत लेती है तो एक ऐसे राज्य को जीतेगी जहां पर सत्ता बनाना उसके लिए एक सपना होगा, सपना सरीखा है। तो लेकिन अगर बीजेपी चुनाव नहीं जीतती है तो भी मोदी या अमित शाह की छवि पर इस पर कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी एक बहुत बड़ी ताकत के साथ बंगाल में उभर रही है। वो बंगाल में लेफ्ट पार्टियों के जो सियासत है उसको एक तरह से खत्म कर रही है। आप एग्जिट पोल के नतीजे देख लीजिए, वो लगभग वैसे ही हैं जैसे कि 2019 के लोकसभा में दिखाई पड़े थे या उससे पहले के विधानसभा के चुनाव में दिखाई पड़े थे। यानी कि बंगाल में लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और वहां पर अब जो भी राजनीतिक लड़ाई है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, लेकिन अगर वो नहीं जीत पाती है तो भी उसकी कहीं पर मोदी या अमित शाह की छवि पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो एक ताकत बनकर वहां पर उभरी है। बात करें अगर टीएमसी की, 15 साल की सत्ता विरोधी लहर के बावजूद और बीजेपी की इतनी बड़ी ताकत से अकेले भिड़ने के बाद ममता बनर्जी जीतती हैं, तो इसके क्या मायने हैं? क्या इसके बाद केंद्र में विपक्ष का प्रमुख चेहरा बन सकती हैं वो? देखिए, बीजेपी वहां पर जो टीएमसी है, हम जब बंगाल गए थे तो हमने देखा था कहीं पर इस बात का कोई वो नहीं था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कितना काम कर रहा है या 15 साल के उन्होंने क्या नफा नुकसान है। वहां चुनाव सीधे सीधे मोदी वर्सेज बीजेपी वर्सेज टीएमसी, ममता दीदी वर्सेज मोदी ऐसे चल रहा था। तो जो लोग ममता को पसंद कर रहे थे वो ममता को पसंद कर रहे थे, उनके लिए ममता की 15 साल की जो नाराजगी है वो कोई मायने नहीं रखे हुए थी, और जो लोग मोदी जी को पसंद कर रहे थे वो मोदी जी को पसंद कर रहे थे। तो इसमें जो 15 एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहीं पर असर नहीं कर रहा था। उसमें वहां पर जो मुकाबला था वो जो है वो मोदी वर्सेज ममता का चल रहा था, और जो दोनों के समर्थक थे वो किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में अपने अपने नेताओं को जीत
दर्ज करते हुए देखना चाहते थे। तो मुझे नहीं लगता है कि हम उसकी अगर कि ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्यों नहीं चला, इस पर बहस करी जाए, क्योंकि वहां पर और कोई पार्टी ही नहीं थी। वहां पर या तो लोगों के पास ऑप्शन था, या तो वो मोदी जी के साथ जा रहे हैं या फिर वो टीएमसी के साथ जा रहे थे। तो मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच की लड़ाई है और लोगों ने जिनको भी चुना होगा और 2 तारीख को उसका पता चल जाएगा। और जो मेरा दूसरा सवाल था कि क्या ममता इसके बाद केंद्र का प्रमुख चेहरा बनेंगी विपक्ष का, अगर वो जीतती हैं, यहाँ पर बड़ी जीत के साथ आती हैं? अगर ममता बनर्जी जीतती हैं और मतलब मोदी जी की इतनी बड़ी इतना जो चुनाव को बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा हाइप पर माना जा रहा है, वो चुनाव जीतती हैं, तो निश्चित रूप से बीजेपी वो विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बनेंगी। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ममता अब तक राज्य नहीं छोड़ेंगी, वो राज्य की राजनीति को ही ज्यादा प्राथमिकता देंगी। वो केंद्र की राजनीति में मोदी जी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के खिलाफ शायद ही दिल्ली आना पसंद करें, वो अपना राज्य को ही प्राथमिकता देंगी। और मुझे लगता है कि विपक्ष का बहुत बड़ा एक अहम चेहरा बनकर उभरेंगे। एक वक्त जैसे नीतीश कुमार को माना जा रहा था कि जब उन्होंने बिहार में लालू यादव के साथ गठबंधन करके बीजेपी को हराया था, तो कहा जा रहा था कि आज की तारीख में बीजेपी का मुकाबला करने वाला जो चेहरा है वो सिर्फ नीतीश कुमार है। लेकिन नीतीश कुमार बाद की परिस्थितियों में बीजेपी के साथ ही हो गए। तो आज की तारीख में ममता बनर्जी जरूर होंगी अगर वो जीतती हैं, लेकिन ममता बनर्जी राज्य की राजनीति करना पसंद करेंगी। वो केंद्र में मोदी के खिलाफ राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा शायद ही बने। आखिरी के 3-4 फेज की वोटिंग की अगर हम बात करें तो इस पर कोविड का साया रहा, बड़ी रैलियां नहीं हुई, सिनेरियो ही बदल गया पूरा। इसका नुकसान किससे हुआ होगा, बीजेपी को या टीएमसी को? अच्छा, मुझे लगता है कि वहां के लोगों ने जिस दिन से पहले चरण का वोट शुरू हो गया था, लोगों ने अपना नजरिया बना लिया था। वो किसको वोट कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, इसका वहां पर बिल्कुल एक तरीके से लोगों ने अपनी फैसला कर चुके थे। क्योंकि हम जब गए थे तो पहले चरण का चुनाव हो रहा था, लेकिन हम जिन इलाकों में पहुंचे, वहां जहां पर तीसरे चरण में वोट पड़ना था, जहां पर चौथे चरण में वोट पड़ना था, जहां पर रैलियों का सिलसिला भी नहीं शुरू हुआ था, लेकिन जब हम वहां के लोगों से हमने बातचीत करी थी तो लोगों का बिल्कुल क्लियर नजरिया था कि वो किसके साथ हैं और किसको क्यों वोट नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो बाद के चरणों में रैलियां नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उससे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। लोगों ने पहले से ही तय कर रखा था कि उन्हें किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जी, फिलहाल तो एग्जिट पोल आ गए हैं, लेकिन 2 मई को जब फाइनल नतीजे आएंगे तब ये देखना दिलचस्प होगा कि कुछ इसी प्रकार के नतीजे होते हैं या कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप अगर लोकसभा के जो नतीजों थे 2019 के लोकसभा के नतीजों को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि बीजेपी ने वहां पर 121 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल करी थी। बीजेपी को जो वहां पर जो सीटें मिली थी, 18 सीटें मिली थी बीजेपी को। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 18 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी और 18 लोकसभा सीटों की जीत के हिसाब से बीजेपी को 121 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी और टीएमसी को 22 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी और उसके हिसाब से उसको 164 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी। उस चुनाव को भी देखें तो उसमें आप पाएंगे कि पूरा चुनाव टीएमसी वर्सेस बीजेपी ही था। लेफ्ट फ्रंट को एक भी विधानसभा सीट पर बढ़त नहीं मिली थी और लेफ्ट फ्रंट का जो वोट था वो ही कहा जा रहा था कि वो बीजेपी के फेवर में चला गया। बीजेपी 40% वोट पाने में कामयाब हुई थी उस चुनाव में। जी नदीम जी, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। हरे निशान में खुले एशियाई बाजार, यूरोपीय मार्केट्स में गिरावट का रुख। वहीं गुरुवार को लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। 1870 में भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले धुंधीराज फाल्के उर्फ दादा साहेब फाल्के का जन्म। 1945 में जर्मन तानाशाह हिटलर और उसकी पत्नी ईवा ब्राउन ने आत्महत्या की। बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में अगले 2 दिनों के दौरान धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश का अनुमान।
उत्तराखंड में कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट। अब बारी सुविचार की। अमेरिकी राजनीतिज्ञ हेनरी वॉर्ड बीचर ने कहा था, सभी सफल व्यवसाय नैतिकता और ईमानदारी की नींव पर खड़े होते हैं। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।